नमस्कार दोस्तों, 12 सितंबर 2020 के एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं आज कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल है गेम ऑफ चेस इन द हिमालयाज। इंडिया चाइना की बात हो रही है, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट से इसको रिलेट किया गया है। यहाँ पे बताया गया कि 1962 में जब जंग हुई थी इंडिया चाइना के बीच में, उस समय पे जिस तरीके की कंडीशंस बन रही हैं और आज की डेट में एलएसी में जिस तरीके की कंडीशंस बन रही हैं, काफ़ी हद तक वो कंडीशंस एक जैसी सिमिलर लग रही हैं। हालांकि पूरी तरीके से बैकग्राउंड में जो भी चीज़ें हैं, इंडिया की मिलिट्री ताकत है, इंडिया की इकोनॉमिक ताकत है, उसमें बहुत सारा फर्क आ चुका है। चाइना की मिलिट्री और इकोनॉमिक ताकत में बहुत फर्क आ चुका है, बट फिर भी कंडीशंस कुछ कुछ हद तक सेम है। उसके बारे में यहाँ पे बोला गया है। और कहीं ना कहीं चाइना की जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी कुछ हद तक सेम दिख रही हैं। चाइना की जो मोडस ऑपरेंडी है सेम दिख रही है। तो उस केस में इंडिया के पास क्या क्या चॉइस बनती है, इसके बारे में यहाँ कुछ बातें करी गई हैं, इसको देखेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। स्मॉगलिंग द हाउसिंग राइट्स ऑफ अर्बन पुअर। देखिए रिसेंटली जो जस्टिस थे अरुण मिश्रा सुप्रीम कोर्ट के, वो रिटायर हो गए। अभी रिटायरमेंट से पहले उन्होंने बहुत सारे डिसीजंस लिए हैं जो कि कंट्रोवर्शियल रहे हैं, और एक उनका डिसीजन भी कंट्रोवर्शियल रहा है, जो कि है कि भैया जो दिल्ली में रेलवेज है ना, दिल्ली की रेलवेज के बगल में बहुत सारी झुग्गी झोपड़ियां हैं, स्लम ड्वेलिंग्स है, जो कि यहाँ पे आपको फोटो में नजर आ रही हैं। अभी इन स्लम ड्वेलिंग्स को हटाने का ऑर्डर दे दिया है अरुण मिश्रा जी ने, और जिस तरीके से उन्होंने इन स्लम ड्वेलिंग्स को हटाने का ऑर्डर दिया है वो कहीं ना कहीं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट जाता है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के प्रीवियस रूलिंग्स को कोर्ट किया गया है, दिल्ली कोर्ट के प्रीवियस रूलिंग्स को कोर्ट किया गया है। इन सारी रूलिंग्स को यहाँ पे समझ के हम लोग एसेस करने की कोशिश करेंगे कि अरुण मिश्रा जी ने ये जो स्टेप लिया है क्या सही था क्या गलत था। आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका पुशबैक। देखिए यूएस का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, वो चाइना के पीछे अब हाथ धोके पड़ गया है। रिसेंटली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने 1000 चाइनीज सिटीजन्स के वीजा को रिजेक्ट कर दिया। बहुत सारे ऐसे इनमें थे जो कि चाइना के स्टूडेंट थे, यूएस में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वॉल्व थे, कुछ चाइना के रिसर्चर्स थे, और भी बहुत से लोग थे। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला है कि देखिए वो लोग जो किसी भी तरीके से चाइना की रूलिंग पार्टी के साथ एसोसिएटेड है। अब आपको मैं बता दूं दोस्तों, चाइना की रूलिंग पार्टी के बहुत 7 से 8 करोड़ मेंबर हैं। चाइना की जो आपकी आबादी है लगभग 130 से 140 करोड़ है, उसके रिस्पेक्ट में अगर आप देखोगे उनकी रूलिंग पार्टी के मेंबर कितने, 8-9 करोड़ हैं शायद, लमसम इतना एग्जैक्ट डाटा देख लिया जाके। तो अभी आप देखो इंडिया में भी देखो बहुत सारे लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस की मेंबरशिप ले लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी की मेंबरशिप ले लेते हैं। कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, आप इंडियन नेशनल कांग्रेस की वेबसाइट पे जाइए, भारतीय जनता पार्टी की वेबसाइट पे जाइए और वहां पे जाके आप उनकी मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसी तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की मेंबरशिप भी आप ले सकते हो अगर आप वहां के सिटीजन और चाइना में रहते हो तो ऐसा अगर कोई भी पर्सन है जिसने उस पार्टी की मेंबरशिप ली है तो यूएसए में उसका वीजा ब्लॉक कर रहा है अब यूएसए एडमिनिस्ट्रेशन। जिसके बारे में इस आर्टिकल में कुछ बातें कही गई हैं उसको देखेंगे। और फाइनली ग्लिमर ऑफ होप, फिर से इंडिया चाइना से रिलेटेड बात है। रिसेंटली मॉस्को में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग के बाद चाइना के फॉरेन मिनिस्टर और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने आमने सामने बैठ के बातचीत करी है। उसके बाद इंडियन साइड ने एक स्टेटमेंट रिलीज किया, चाइनीज साइड ने एक स्टेटमेंट रिलीज किया, और दोनों के स्टेटमेंट में बहुत अंतर है। एक तरफ इंडिया है जो ये बोल रहा है कि भैया हमारे बीच के रिलेशंस अच्छे तब हो सकते हैं जब बॉर्डर चीज़ें ठीक होंगी, और चाइना बोल रहा है कि बॉर्डर की चीज़ों की वजह से हमारे रिलेशंस खराब नहीं होने चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो चाइनीज साइड की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है उसमें कहीं पे भी प्रॉपर तरीके से डिसंगेजमेंट की बात नहीं की गई है, और डिसंगेजमेंट में भी स्टेटस को एंटे को फिर से लाने की बात नहीं की गई, यानी अप्रैल के समय पे जो एलएसी पे स्टेटस था वो लाने की बात नहीं करी गई है। तो इन आर्टिकल्स को देखेंगे दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन को। आगे बढ़ने से पहले वही बातें, अगर आपको लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। मुझसे जुड़ने के लिए आप इंस्टाग्राम पे मुझको फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी भी नीचे दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और मेरे द्वारा बनाई गई कुछ और वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल मेंबर भी बन सकते हैं। पहला, अ गेम ऑफ चेस इन द हिमालयाज। इन द स्टैंड ऑफ विद चाइना, इंडिया हैज टू चॉइसेस, वॉक इनटू द ट्रैप दैट हैज बीन लेड और लर्न फ्रॉम 1962 इवेंट। कुल मिला के कहने की कोशिश की क्या जा रही है कि जो 1962 में हुआ था कुछ कुछ वैसा ही 1920 में हो रहा है। हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं कई बार बोल चुके हैं, एस जयशंकर साहब भी कई बार बोल चुके हैं कि इस समय पे जो एलएसी पे सिचुएशन चल रही है वो वन ऑफ द मोस्ट टेंस है, इनफैक्ट मोस्ट टेंस है 1962 के बाद। और 1962 में जो हुआ था और अभी के लिए जो हो रहा था काफी कुछ सेम है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप बात करो अगस्त 1959 की, तो पहली बार इंडिया और चाइना के जो ट्रूप्स भिड़े थे वो भिड़े थे लॉन्गजू नाम की जगह पे अगस्त 1959 में। ओके, फिर
हमारा जो ईस्टर्न सेक्टर है जहां पे अरुणाचल प्रदेश है, मैकमोहन लाइन है, वहां पे भी ये हुआ कि भाई चाइनीज ट्रूप्स जो थे वो इंडिया की साइड में घुस आए और उन्होंने गोलियां चलाई। ठीक है, मतलब पहले तो ये हुआ कि चाइना की तरफ से ये स्टेटमेंट आई कि जो इंडियन सोल्जर्स थे उन्होंने मैकमोहन लाइन क्रॉस की और चाइना के अंदर आके उन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दी। बाद में इंडिया ने इस बात को प्रोटेस्ट किया, बोला कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, चाइनीज सोल्जर्स इंडियन साइड में आए थे, उन्होंने गोलियां चलाई और हमने बैकफायर किया। अब आप देखिए 1962 के बाद ये फिर से हो रहा है, 62 साल बाद ये फिर से हो रहा है। अब खास बात दोस्तों आप यहां पे ये देखो कि ये जो इंसिडेंट हुआ था अगस्त 1959 वाला, ये कहां हुआ था? ये हुआ था आपका अरुणाचल प्रदेश में। अच्छा, 1962 से 2020 58 साल हो गए, मैंने 62 साल गलती से बोल दिया। तो ये जो लॉन्गजू वाला इंसिडेंट हुआ था अगस्त 1959 में, ये मैकमोहन लाइन अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। अब अगर बात करो 1962 के वॉर की, उसका ट्रिगर क्या था, उसके लिए हमको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। जब लॉन्गजू इंसिडेंट हुआ ना अरुणाचल प्रदेश में, तो उस समय पे किसी को भी इंडियन रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट में ये बिल्कुल इल्म नहीं था कि चाइना हमारे ऊपर अटैक कर सकता है। उस समय पे प्रधानमंत्री जी थे हमारे प्यारे नेहरू जी और डिफेंस मिनिस्टर थे वीके कृष्ण मेनन। इसके बारे में मैंने पहले भी आपको एक एडिटोरियल में डिस्कस किया है कि कैसे वीके कृष्ण मेनन ने अपने आर्म्ड फोर्स के जनरल को बोला कि आप अटैक करिए। आर्म्ड फोर्स के जनरल ने बोला कि हमें अटैक नहीं करना चाहिए, लेकिन वीके कृष्ण मेनन जी ने उनको वर्बल एश्योरेंस दिया कि चाइना काउंटर अटैक नहीं करेगा, और बाद में चाइना ने काउंटर अटैक कर दिया। नेहरू जी ने जो लीडर टू लीडर वाली जो रिलेशनशिप होती है उसको काफी इंपॉर्टेंट माना था। आप देखोगे कि नेहरू जी का यह मानना था कि जो उनका नॉर्दर्न बॉर्डर है, और नॉर्दर्न बॉर्डर केवल पाकिस्तान के साथ नहीं लग रहा था, चाइना के साथ लग रहा था। उनको यह पता था कि इस बॉर्डर पे पीस होना चाहिए अगर इंडिया को ग्रो करना, क्योंकि इंडिया अभी अभी आजाद हुआ था, वॉर का रिस्क इंडिया नहीं उठा सकता था। इसलिए आप देखोगे 1950s में नेहरू जी ने चाइना के साथ इंटरनेशनल फोरा में दोस्ती की बात की, पंचशील के सिद्धांतों की बात की। फिर तिब्बत को उन्होंने मान लिया कि हाँ भाई ये चाइना का पार्ट है, पेकिंग के साथ ट्रेड किया। पेकिंग किसकी, ये एंशिएंट नेम है बीजिंग का। ठीक है, तो पेकिंग के साथ बातचीत करके, बीजिंग के साथ बातचीत करके तिब्बत को उन्होंने चाइना का हिस्सा मान लिया। अब जब नेहरू जी ये सब कर रहे थे तो उनको ये लग रहा था कि हमारी चाइना के साथ दोस्ती अच्छी हो जाएगी, जो नॉर्दर्न बॉर्डर है हमारा वो थोड़ा सेफ रहेगा। तो जो मैकमोहन लाइन है ईस्ट में, ठीक है, जो हमारा नॉर्दर्न बॉर्डर है ये सेफ रहेगा। 1842 का जो तिब्बत कश्मीर एग्रीमेंट हुआ था, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 1842 का तिब्बत कश्मीर एग्रीमेंट, कहीं ना कहीं चाइना इस एग्रीमेंट को ऑनर करेगा। लेकिन बात ये थी कि चाइना ने कुछ ऑनर किया नहीं। चाइना को जो फायदे चाहिए थे वो तो उसने ले लिया, लेकिन उसने पलट के इंडिया को कुछ भी नहीं दिया। इन सब चीजों के बाद भी आप देखोगे अगस्त 1959 में लॉन्गजू इंसिडेंट होगा, और उसके कुछ दिन बाद लद्दाख में एक कोंगला पास है। कोंगला पास में इंडिया की एक पेट्रोलिंग पार्टी पेट्रोलिंग कर रही थी, और वहां पे देखोगे एकदम से चाइनीज ट्रूप ने उनके ऊपर अटैक कर दिया। अभी यहां पे जो इंडिया की रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट थी वो थोड़ी परेशान हो गई। वो ये मान के बैठे थे कि चाइना के साथ उनके रिलेशन अच्छे हैं। अभी जब इस तरीके के अटैक होने लगे तो नेचुरली हमारे जो प्रधानमंत्री साहब हैं वो थोड़ा परेशान होंगे। ओके, फिर आप देखोगे लॉन्गजू नाम की जगह है दोस्तों, वो बिल्कुल ही अरुणाचल प्रदेश में चाइना और इंडिया के बॉर्डर पे है, बिल्कुल ही बॉर्डर पे है। अभी उस समय पे 1959 के लगभग चाइना ने क्या किया कि लॉन्गजू नाम की जगह पे जाके अपनी फोर्सेस को तैनात कर दिया। नेहरू जी ने बोला कि आप लॉन्गजू से डिसंगेज करिए, आप डिसंगेज करिए, हम वहां पे नहीं आएंगे, एक बफर जोन बना लेते हैं। साथ साथ नेहरू जी ने चाइना से बोला कि आप इस अक्साई चिन से भी डिसंगेज करिए। चाइना ने इस प्रपोजल को मना कर दिया, और चाइना ने पलट के बोला कि देखिए, आप चाइना की सोवरेनिटी को मान लीजिए अक्साई चिन के पीछे, और हम लॉन्गजू से पीछे हट जाएंगे। अब देखिए चाइना कितना चालाक है। 1960s में चाइना क्या कह रहा है, नेहरू जी से बोला गया कि आप अक्साई चिन पे चाइना की सोवरेनिटी को मान लीजिए और हम लॉन्गजू से पीछे हट जाएंगे। अभी ऑब्वियस सी बात है, इंडिया तो ये कर नहीं सकता। नेहरू जी ने करने से मना कर दिया। नेहरू जी ने हिस्टोरिकल मैप्स निकलवाए, डॉक्यूमेंट निकलवाए, लैंड सर्वे निकलवाए इंडिया ऑफिस इन लंदन से, और जब उन्होंने देखा तो उन्होंने बोला कि यार अक्साई चिन तो हमारा है। 1842 की जो तिब्बत कश्मीर एग्रीमेंट हुआ है, इस एग्रीमेंट के साथ अक्साई चिन हमारा है, तो ये अक्साई चिन हमसे कैसे मांग रहा है? तो नेहरू जी ने ऑब्वियस सी बात है इस बात को मना कर दिया। इससे पहले ऐसा नहीं कि एकदम से मना हो गया। जाओ उनलाई जो चाइना के प्रीमियर थे, और नेहरू जी जो कि हमारे प्रधानमंत्री थे, उनके बीच में 1960 में आमने सामने बैठ के बातचीत हुई, और आमने सामने बैठ के इस चीज को रिजॉल्व करने की कोशिश की गई, बट ये चीज रिवॉल्व हुई नहीं। और आप देखोगे
बॉर्डर एरियाज में चाइना ने अपनी पेट्रोलिंग शुरू कर दी। एक और बात बताता हूं, जब 1950s थी ना, 1950s ने तिब्बत को अक्साई चिन के साथ कनेक्ट करने के लिए चाइना ने एक बहुत तगड़ी स्ट्रेटेजिक रोड बनाई, बहुत बड़ी और मतलब इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक रोड बनाई, जिससे जो तिब्बत की कनेक्टिविटी थी ना वो अक्साई चिन के इलाके से और अच्छी हो जाए। और जब ये रोड बन रही थी ना, तब इंडिया ने किसी भी तरीके का कोई अपोजिशन नहीं दिखाया। इंडिया अपनी ही प्रॉब्लम से बिजी था, हम लोग काफी मतलब गरीब से थे, नए नए आजाद हुए थे और पंचशील का सिद्धांत चल रहा था, तो इंडिया को लग रहा था कि चाइना कभी भी अटैक करेगा नहीं हम पे। लेकिन अब आप देखोगे कि अक्साई चीन के साथ अपनी कनेक्टिविटी चाइना ने बहुत अच्छी कर ली, एक अच्छी रोड बना ली। अब चाइना इंडिया से क्या बोल रहा है कि अक्साई चीन आप हमको प्रॉपरली दे दीजिए, अपनी सोवरेनिटी वहां से हटा लीजिए, चाइनीज सोवरेनिटी बोल दीजिए अक्साई चीन पे। साफ साफ मना कर दिया नेहरू जी ने। जब नेहरू जी को लगा कि यार ये लोग पीछे हटेंगे नहीं, तो नवंबर 1961 में नेहरू जी ने फॉरवर्ड पॉलिसी को लॉन्च किया। फॉरवर्ड पॉलिसी ऑफ नवंबर 1961। ओके, इस फॉरवर्ड पॉलिसी में क्या बोला कि भैया देखिए, नेहरू जी ने बोला अपनी फोर्सेस को कि आप जाइए एलएसी में, और जहां जहां पे भी इंडिया का इलाका है वहां वहां पे जाके आर्मी अपनी खुद की पोस्ट बनाएगी, और वो करीबी मतलब फॉरवर्ड पॉलिसी में थोड़ा चाइनीज को पीछे की तरफ ढकेला गया, ठीक है, ताकि हमारा जो इलाका है उसके ऊपर हमारी फोर्सेस रहे, हमारे लोग तैनात रहे। इसके रिस्पांस में अक्टूबर 1962 में माओ जेडोंग ने इंडिया पे अटैक कर दिया। माओ जेडोंग का इंडिया पे अटैक करने का बहुत से रीजन थे। ग्रेट लीप फॉरवर्ड चला था चाइना में, जिसके चलते चाइना में बहुत बड़ा फेमिन आ गया था, आधी जनता उनकी भूखी मर रही थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को डर लग रहा था कि कहीं उनकी गवर्नमेंट को उखाड़ ना फेंका जाए। तो इन सब कारणों की वजह से एक तो उनकी एग्रेसिव पॉलिसी थी बॉर्डर पे, दूसरा उनकी इंटरनली काफी प्रॉब्लम चल रही थी, उन्होंने इंडिया के ऊपर अटैक कर दिया अपने देश में नेशनलिज्म की फीलिंग को बनाने के लिए, और इंडिया के ऊपर अटैक करके अक्साई चीन पे कब्जा कर लिया चाइना ने। और जो कब्जा उन्होंने 1962 में किया था, आज के आज भी कब्जा वैसे का वैसा चल रहा है। अभी उस समय पे लड़ाई में एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था, वो था तिब्बत कार्ड। कहीं ना कहीं नेहरू जी की ये गलती मानी जाती है कि उन्होंने दलाई लामा को शरण दी है, जिसकी वजह से चाइना ने अटैक किया। हालांकि पूरी तरीके से ये गलती नहीं है दोस्तों, क्योंकि चाइना एक ऐसी एग्रेसिव और एक्सपेंशनिस्ट पावर है ना, कि चाहे कुछ भी हो जाए वो तो एक्सपेंड करेगी करेगी, आप उसकी कितनी भी बात मानो चाहे ना मानो, ठीक है। तो उस समय पे तिब्बत का कार्ड था, आज की डेट में तिब्बत का कोई कार्ड नहीं है। ज्यादातर जगहों पे ये मान लिया गया है कि तिब्बत चाइना का पार्ट है। अब आप देखोगे कि जब दलाई लामा इंडिया भाग के आ जाएंगे, तो उस समय पे जो चाइनीज लीडर्स थे माओ जेडोंग, और उस समय पे डेंग जाओपिंग भी काफी स्ट्रांग हो गए थे, उन्होंने बोला कि हम इंडियंस के साथ बदला लेंगे, इन्होंने जो तिब्बतन रबल्स को जगह दी है ना, हम इनके साथ बदला लेंगे। अब आप देखो 1962 में जब ये लड़ाई शुरू होगी ना, इंडिया उस समय पे पॉलिटिकली और मिलिटरी प्रिपेयर्ड नहीं था। आज की डेट में अगर आप लड़ाई की बात करते हो, तो इंडिया एक न्यूक्लियर पावर बन चुका है। चाइना एक लिमिट से ज्यादा इंडिया के साथ लड़ाई नहीं कर सकता, चूंकि इंडिया इज अ न्यूक्लियर पावर, ठीक है। उसके बाद अगर आप इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन देखो, वैसे तो भी इकोनॉमी नीचे जा रही, बट हम 1962 से कंपेयर करें, इंडिया की मिलिट्री पावर देखो, तो ऑब्वियस ही बात है कि वो कमजोर नहीं है। चाइना के लिए बहुत मुश्किल होगा इंडिया के साथ यहाँ पे लड़ाई झेलना। उस समय पे ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया नया नया आजाद हुआ था, चाइना को भी कुछ दिन पहले ही उनके यहाँ पे जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो राज में आई थी, तो दोनों के यहाँ नई स्टैब्लिशमेंट्स थी। बीच का जो तिब्बत वाला और जो चाइना वाला, सॉरी, ये जो अक्साई चीन वाला इलाका था, ये ठीक से डिमार्केटेड था नहीं, तो उस समय पे जो आगे बढ़ गया उसका इलाका हो गया, चाइना आगे बढ़ गया उसका इलाका हो गया। आप देखो 1962 से लेके आज तक ये जो एलएसी है वो डिमार्केटेड नहीं रही है। ना चाइना ने मैकमोहन लाइन को रिकॉग्नाइज किया है, मतलब मैकमोहन लाइन जो कि अरुणाचल प्रदेश और चाइना का बॉर्डर बनाती है, और ना ही चाइना ने अक्साई चीन को छोड़ा है, और इंडिया बोलता है कि अक्साई चीन उसका है, ठीक है। चाइना तो साफ साफ बोलता है कि तिब्बत का साउदर्न पार्ट है अक्साई चीन और लद्दाख, केवल ये नहीं, भूटान, सिक्किम, नेपाल को भी अपना साउदर्न पार्ट बोलता है। मतलब अरुणाचल प्रदेश तक को वो अपना साउदर्न पार्ट बोल रहा है। अरुणाचल प्रदेश जो कि एक ऐसी जगह है जहां पे नेशनलिज्म इस समय बूम कर रहा है, खासकर जो 5 इंडियन नेशनल्स थे जिनको अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर से किडनैप किया गया, उसके बाद आप वहां पे स्टेटमेंट देखिए, चाइना को सब गालियां बक रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद भी वो ये बोलता है कि अरुणाचल प्रदेश उसका है। तो मतलब इस हिसाब का इस चाइनीज स्टैब्लिशमेंट का एटीट्यूड। और खास बात दोस्तों, इस एटीट्यूड की वजह यह है कि चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, वहां पे लोगों को कुछ बोलने का अधिकार नहीं है, जो रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट करेगी वही होगा, लोग कुछ बोल ही नहीं सकते। चलिए,
अभी 1962 के बाद की बात की जाए तो 1975 के बाद बॉर्डर थोड़ा सा शांत रहा है। 1975 के बाद उतनी लड़ाई नहीं हुई, खासकर राजीव गांधी जी जब बीजिंग गए थे 1988 में, तो ऐसा लगा कि यहाँ भाई रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, अच्छे हुए भी इकोनॉमी के टर्म्स में। अभी रिसेंटली आप देखोगे अप्रैल मई से जो फिंगर एरिया है पैंगोंग सो का, जो गलवन एरिया है, वहां पे जो चाइनीज फोर्सेज है वो अंदर की तरफ घुसी चली आ रही है। ठीक है, अब जब ये अंदर की तरफ घुसी चली आ रही है, इंडियन फोर्सेस ने पुशबैक किया। रिसेंटली इंडियन फोर्सेस को एक कह सकते हैं एडवांटेज मिला है कि जो काला टॉप पहाड़ी है, काला टॉप पहाड़ी पे चढ़ के बैठ गए इंडिया वाले। अभी यहां पे जो ऑथर है, जो नेहरू जी ने फॉरवर्ड पॉलिसी लॉन्च की थी, ये जो काला टॉप पहाड़ी को ऑक्युपाई करने वाली बात है, इसको नेहरू जी की फॉरवर्ड पॉलिसी से कंपेयर कर रहा है ऑथर। ऑथर ये कह रहा है कि उस समय पे भी नेहरू जी ने सोचा था कि चाइना कभी पलट के अटैक नहीं करेगा, और कहीं ना कहीं इस समय पे भी ये नोशन चल रहा है कि चाइना पलट के अटैक नहीं करेगा, लेकिन चाइना को कोई भरोसा नहीं, वो कभी भी पलट के अटैक कर सकता है। तो भले ही आज की सिचुएशन 1962 की सिचुएशन से काफी अलग हो गई हो, लेकिन चाइना की जो मोडस ऑपरेंडी दिखाई जा रही है ना, काफी हद तक सेम है। यहां पे माओ जेडोंग की यूनिटी एंड स्ट्रगल पॉलिसी को देखा जा रहा है। माओ जेडोंग की यूनिटी एंड पॉलिसी स्ट्रगल क्या बोलती थी? यूनिटी एंड स्ट्रगल पॉलिसी क्या बोलती थी कि आप इंडिया के साथ बातचीत रखो, इंडिया के साथ ट्रेड रिलेशंस रखो, सब कुछ इंडिया के साथ अच्छा रखो, ऐसा लगे कि इंडिया और चीन भाई भाई हैं, लेकिन एट द सेम टाइम बॉर्डर पे लड़ाई चल रही होगी। यही चाइना कर रहा है अभी। चाइना क्या कर रहा है कि हमारे साथ बातचीत कर रहा है, ट्रेड रिलेशंस चालू है, इंडिया में चाइना से इंपोर्ट आ रहे हैं, इंडिया के एक्सपोर्ट चाइना में जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम बॉर्डर पे ये स्टैंड ऑफ चल रहा है। तो ये जो यूनिटी एंड स्ट्रगल पॉलिसी चलाई थी माओ जेडोंग ने, कहीं ना कहीं वो आज भी चल रही है। और एंड में ऑथर इस बात से खत्म कर रहे हैं कि भाई जो चीज हमने, जो गलतियां 1962 में की थी, वो गलतियां अभी नहीं करना चाहिए। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि इंडिया वॉर के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर रहे, किसी भी समय चाइना की फोर्सेस अटैक कर सकती हैं, और काफी हद तक ये बात सही भी है। चाइना जैसी पावर का कभी भी भरोसा किया नहीं जा सकता। नेक्स्ट आर्टिकल है स्मॉदरिंग द हाउसिंग राइट्स ऑफ द अर्बन पुअर। मैथ्यू इडिकाला ने ये आर्टिकल लिखा है। 31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक ऑर्डर आया, और उसमें यह बोला गया कि दिल्ली के जो रेलवे ट्रैक्स है ना, उसके आसपास जो 48,000 स्लम ड्वेलिंग्स है ना, उनको उखाड़ के बाहर फेंको, उनको हटाओ। ये ऑर्डर जिस 3 जज बेंच ने पास किया था, उसको हेड कर रहे थे जस्टिस अरुण मिश्रा जी। अभी जस्टिस अरुण मिश्रा जी ने जो जो ऑर्डर्स दिए हैं, उसके ऊपर बहुत बार बहुत तरीके से उंगलियां उठाई गई हैं। यह बोला जा रहा है कि जो झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर्स थे, ये रेलवे सेफ्टी जोन में थे। रेलवे सेफ्टी जोन में ज्यादातर लोगों को नहीं होना चाहिए, क्योंकि चलते चलते कभी आप रेलवे ट्रैक पे आ गए और रेलवे आ रही हो तो आपकी जान जा सकती है। अभी इन झुग्गी झोपड़ियों को इंक्रोचमेंट बोला जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि भाई इनको यहां से हटाओ, ये इनकी जगह नहीं है। अब देखा जाए तो दोस्तों ये इनकी जगह नहीं है, बट सालों से ये अपनी झुग्गी झोपड़ी लगा के यहां पे रह रहे हैं। अब एकदम से आप बोल रहे हो कि आप इनको हटा दो। अब इस ऑर्डर की एक खास बात यह थी कि आपने हटाने को बोला, वो तो चलो ठीक है। खास बात दोस्तों ये है कि कोई भी और कोर्ट अब इस ऑर्डर पे स्टे नहीं लगा सकती। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि इन झुग्गी झोपड़ियों को हटाओ, मतलब हटाओ। तो मतलब अब इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट कोई भी और केस अथॉरिटी स्टे नहीं लगा सकती। मतलब अब तो इन झुग्गी झोपड़ियों को हटाया ही जाएगा। 140 किलोमीटर की रेलवे लाइन है दिल्ली में। पहले भी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने एक स्पेशल टास्क फोर्स बनवाई थी, जिसके थ्रू ये कहा गया था कि ये जो रेलवे प्रॉपर्टी है, इंक्रोचमेंट इन पे जो हो रहा है, इसको देखा जाए। अभी आप देखो बहुत सारा पॉलिटिकल एंगल इन्वॉल्व है यहाँ पे। हो क्या रहा है कि जो पॉलिटिशियंस है, जो लोकल पॉलिटिशियंस है, वो ये चाहते हैं कि हाँ भाई इन लोगों को यहाँ पे रहने दिया जाए। देखिए, जब भी लोगों से वोट लेने की बात आती है ना कहीं पॉलिटिकल एंगल आ जाता है। कुछ ना कुछ नेता होंगे जो उनके फेवर में जाके वहां पे खड़े हो गए होंगे, और सही भी है दोस्तों। वो लोग कहाँ जाएंगे? उनको एकदम से आप हटा दोगे तो वो लोग जाएंगे भी तो जाएंगे कहाँ? अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है, ये सही है या गलत है, इस पे बात हो रही है। जो ये सुप्रीम कोर्ट का बॉर्डर है, ये जो ऑर्डर है, ये कह रहा है कि डीपली डिस्टर्बिंग है ये, और कुछ लीगल क्वेश्चंस को उठाता है। यहां पे बोला जा रहा है कि जो कोर्ट की रीजनिंग है वो फंडामेंटली फ्लॉड है, क्योंकि कोर्ट ने प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं किया, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स को फॉलो नहीं किया। अभी बात यह कि कौन से प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं किया गया। खास बात दोस्तों यह है कि जो झुग्गी झोपड़ी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जिनको आप उनकी जगहों से हटा रहे हो, आपने उनकी बातों को सुना ही नहीं, आपने उनकी हियरिंग को सुना ही नहीं, आपने उनकी हियरिंग को सुने बिना ही अपना डिसीजन दे दिया। तो फंडामेंटली फ्रॉड बताया जा रहा है। ऑब्वियस सी बात है, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या बोल रहे हैं कि जो भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं, आप सबकी बातें सुनोगे।
तो भैया यहाँ पे अरुण मिश्रा जी ने उनकी बात सुनी नहीं, चूंकि उनका लास्ट डे था ऑफिस में, वो रिटायर हो रहे थे, शायद इसलिए नहीं सुनी होगी। फिर ये बोला गया है कि भाई जो जुडिशियल प्रेसिडेंट्स हैं ऑन द राइट टू शेल्टर, उनको भी नहीं देखा गया। अभी तो देखिए कि ये जो ऑर्डर पास किया गया है वो कौन से केस में पास किया गया। एक बहुत लंबे समय से केस चल रहा है, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। इस केस में ये बोला गया कि भैया दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत हो रहा है। ये पॉल्यूशन क्यों हो रहा है कि भैया गार्बेज पाइल होता है रेलवे ट्रैक्स पे। एक रिपोर्ट आई थी इन्वायरमेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी की, नेशनल कैपिटल रीजन में। उन्होंने बोला कि रेलवे ट्रैक्स के पास ये जो गार्बेज पाइल हो रहा है ना कहीं ये इनफॉर्मल सेटलमेंट्स की वजह से हो रहा है। ये जो लोग इस रेलवे ट्रैक्स के पास रहते हैं ना, ये लोग गार्बेज को यहाँ पे पाइल करते हैं। हालांकि ऑथर यहाँ पे बोलने की कोशिश कर रहा है कि जो गार्बेज पाइलिंग है वो इस इंक्रोचमेंट्स के साथ किसी भी तरीके से जुड़ा है नहीं। तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में अपना डिसीजन सुना दिया। 3 महीने समय दिया गया इन लोगों को, इनसे बोला गया कि इनको यहां से हटाओ। और खास बात यह है कि ये जो झुग्गी झोपड़ी में लोग रहते थे, इनकी बातों को नहीं सुना। अब यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कौन कौन से जुडिशियल प्रेसिडेंट्स को इग्नोर किया है, कौन कौन से प्रीवियस जजमेंट्स को इग्नोर किया है, इसको एक बार देख लेते हैं। पेमेंट ड्वेलर्स पे एक लैंडमार्क डिसीजन आया था और इस डिसीजन को मैंने आपको NCERT में पढ़ाया है। अगर आप मेरे NCERT के लेक्चर्स देखते हैं तो आपको पता होगा। 5 जज बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की इन ओल्गा टेलिस एंड अदर्स वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड अदर 1985, जिसने क्या बोला, राइट टू लाइफ ऑल्सो इंक्लूड्स राइट टू लाइवलीहुड। और कोई भी एविक्शन उन लोगों की बात सुने बिना नहीं हो सकता जिन लोगों को हटाया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट इन ओल्गा टेलिस एंड अदर्स वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड अदर्स ये बोला था कि जब आप किसी को इविक्ट कर रहे हो, सबसे पहले तो आप जिनको इविक्ट कर रहे हो उनको पहले एक नोटिस दोगे कुछ दिनों का कि हाँ भाई आप इतने दिनों में अपने जवाब को फाइल करिए, उनकी बात को आप ढंग से सुनोगे। उनके लिए वहां पे रहना जरूरी है। ये जो ओल्गा टेलिस वाला जो जजमेंट था वो पता है क्या बोलता था, वो ये बोलता था कि ये जो गरीब लोग हैं ये सिटी की महंगी लाइफ अफोर्ड नहीं कर सकते और इनको नौकरियां सिटी में मिल रही, गांव में नहीं मिल रही, तो ये स्लम्स झुग्गी झोपड़ी लगा के रह रहे हैं। अभी अगर आप इनको झुग्गी झोपड़ी से हटा देते हो तो आप इनकी लाइवलीहुड को हटा देते हो, क्योंकि जब इनके पास रहने की जगह ही नहीं रहेगी तो ये सिटी में रह के नौकरी नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। ठीक है, तो राइट टू लाइवलीहुड यहां पे इन्वॉल्व हो जाता है फंडामेंटल राइट्स के अंदर। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस ओल्गा टेलिस एंड अदर्स वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले केस में कहा कि बिना नोटिस दिए प्रॉपर और बिना इन लोगों की प्रॉपर बात सुने आप इनको निकाल नहीं सकते। तो सबसे पहले तो ऑथर बोल रहा है कि अरुण मिश्रा जी ने ये जो प्रेजेंट केस है उसमें ओल्गा टेलिस एंड अदर्स वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले जुडिशियल प्रेसिडेंट को इग्नोर किया। खास बात दोस्तों ये है कि ये जो ओल्गा टेलिस एंड अदर्स वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाला केस था, ये 5 जज बेंच ने सुनाया था। और अभी जो अरुण मिश्रा जी वाला जो डिसीजन आया वो 3 जज बेंच ने आया। फिर आगे बात की जाए चमेली सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1985। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया था राइट टू शेल्टर एज अ कंपोनेंट ऑफ द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 एंड फ्रीडम ऑफ मूवमेंट अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई। यानी ये सारे जितने भी जुडिशियल जजमेंट्स है ना दोस्तों, इनको अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लीजिए, बहुत काम आने वाले हैं। यूपीएससी में जब आप आंसर्स लिख रहे होते हो तो नोट्स की काफी वैल्यू होती है। मतलब इस तरीके के जुडिशियल प्रेसिडेंट्स को अगर आप कोट करते हो तो उसकी काफी वैल्यू है। तो भाई दो देखे हमने, एक तो हमने ओल्गा टेलिस वाला केस देखा, दूसरा हमने चमेली सिंह वाला केस देखा। उसके बाद बात की जाए एक केस है सुदामा सिंह एंड अदर्स वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली एंड A&R। ये हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली में केस आया था। इसमें क्या बोला गया, हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ने यह जजमेंट दिया कि प्रायर टू एनी इवेक्शन किसी को भी उसकी जगह बोलिए, अब मान ली इनको निकाला इस बेसिस पे जा रहा है कि ये जगह इनकी नहीं है, बट अब अगर आप किसी को निकाल रहे हो तो निकालने से पहले आप पहले वहां पे एक सर्वे कंडक्ट कराओ और इस सर्वे में आप ये देखो कि इन लोगों के सामने प्रॉब्लम क्या है, इन लोगों के साथ आप मीनिंगफुल इंगेज करो और इनके रीलोकेशन प्लान्स को भी एक कंसीडरेशन दो कि मान लीजिए आप इनको यहां पे निकाल देते हो तो ये लोग जाएंगे कहां। उसके बाद इस प्रोसीजर के आधार पे दिल्ली गवर्नमेंट लेके आई दिल्ली स्लम एंड जेजे रिहेबिलिटेशन एंड रीलोकेशन पॉलिसी ऑफ 2015। तभी इस पॉलिसी को जब शकूर बस्ती एक है दिल्ली में ही है, शकूर बस्ती रेलवे लाइन के बगल में, इसके डेमोलिशन की बात चल रही थी, तो अजय मैकन एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स का जब केस चल रहा था आपका, वहां पे भी इस दिल्ली स्लम एंड जेजे रिहेबिलिटेशन एंड रीलोकेशन पॉलिसी 2015 को कोट किया गया। ओके, आप देखोगे ये जो दिल्ली हाई कोर्ट में ये जो अजय मैकन एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस चल रहा था, वहां पे भी शकूर बस्ती के डेमोलिशन केस में इस दिल्ली स्लम एंड जेजे रिहेबिलिटेशन एंड रीलोकेशन पॉलिसी को लेकर आया गया और
दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या बोला? राइट टू द सिटी टू अपहोल्ड द हाउसिंग राइट्स एंड स्वम डवेलर्स। बात दोस्तों ये है कि हमेशा से क्या देखो, ज्यादातर केसेस में कोर्ट ने इन लोगों के राइट्स को बचाने की कोशिश की है और अथॉरिटीज ने इन लोगों को बाहर फेंकने की कोशिश की है। अभी इस चीज में 3 केसेस निकल के आ रहे हैं। एक तो केस आपका हो गया सुदामा सिंह एंड अदर्स वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली वाला, एक केस हो गया आपका चमेली सिंह वाला, एक केस हो गया आपका ओल्गा टेलिस वाला। इनमें सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या बोला कि भैया इनको निकालने से पहले प्रॉपर सर्वे करो। सर्वे वाली बात कहां बोली गई? सुदामा सिंह वाले केस में बोली गई। ओल्गा टेलिस में क्या बोला गया, चमेली सिंह में क्या बोला गया, ये मैंने आपको बता दिया। इसके लिए दिल्ली गवर्नमेंट लेके आई दिल्ली स्लम एंड जे रिहेबिलिटेशन एंड एजुकेशन पॉलिसी। इसमें दिल्ली गवर्नमेंट ने भी बोला कि हाँ भाई, किसी को निकालने से पहले थोड़ी बहुत उनके साथ बातचीत करना बिल्कुल सही है। ऑथर यही बोलने की कोशिश कर रहा है कि अभी जो रीसेंट जजमेंट आया अरुण मिश्रा जी का, उस जजमेंट को देने से पहले किसी भी तरीके की कोई बातचीत नहीं करी गई है। इनमें से किसी भी केस लॉ को कंसीडरेशन नहीं दिया गया है। इनमें से किसी भी ड्राफ्ट पॉलिसी को, ये दिल्ली स्लम एंड जे रिहेबिलिटेशन एंड रिलोकेशन पॉलिसी 2015, इनमें से किसी पे भी ध्यान नहीं दिया गया है। जस्टिस अरुण मिश्रा और 3 बेंच ऑफ जज ने बैठ के केस सुना दिया, किसी भी चीज पे ध्यान नहीं दिया और ये और बोल दिया कि हमारे इस केस के अगेंस्ट कोई काउंटर केस नहीं आएगा, मतलब इनको एविक्ट कराइए 3 महीने के अंदर। और ये सब चीजें एक ऐसे समय पे हो रही हैं जब यूएन स्पेशल रैपोर्टियर, अभी ये यूएन स्पेशल रैपोर्टियर क्या होता है? देखिए, यूनाइटेड नेशंस के अपने बिहाफ पे कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स को अपॉइंट करता है या कुछ ऐसी बॉडीज को अपॉइंट करता है जो इंपॉर्टेंट इश्यूज को लेके दुनिया भर में अपने व्यू पॉइंट्स देखते हैं। यूनाइटेड नेशन स्पेशल रिपोर्टर ने क्या बोला है कि देखिए भैया, जो लोग इनफॉर्मल सेक्टर में इन्वॉल्व हैं, जिनकी लॉकडाउन के चलते लाइवलीहुड चली गई है, उनको आप इस जगह से मत निकालिए जिस जगह पे बोला जा रहा है कि वो इंक्रोचमेंट कर रहे हैं। देखिए, यूएन स्पेशल रिपोर्टर ये बोल रहा है लॉकडाउन का समय लग रहा है, लोगों की लाइवलीहुड जा रही है, उनके पास खाने पीने के पैसे नहीं है। तो बेटर रहेगा कि जब तक हम लोग ग्रो नहीं करते, जब तक हमारी इकोनॉमी वापस ट्रैक पे नहीं आती, ग्लोबल इकोनॉमिक बात हो रही है, तब तक इन लोगों के ऊपर, जिनके ऊपर इंक्रोचमेंट के चार्जेस लगे, आप इनको मत हटाओ। बट फिर भी यहां पे हटाया जा रहा है। इनफैक्ट यहां पे कुछ स्टैटिस्टिक्स दिए हैं। एक स्टैटिस्टिक्स एक रिपोर्ट के आधार ये ऑथर दे रहा है। रिपोर्ट किसकी है? हाउसिंग एंड लैंड राइट्स नेटवर्क की। उन्होंने ये बोला है कि भैया 25 मार्च से लेके 31 जुलाई के बीच में, और आपको पता है 25 मार्च से लेके 31 जुलाई के बीच में वन ऑफ द स्ट्रिक्टेस्ट लॉकडाउन लगा था पूरी दुनिया में, इंडिया में। इस समय पे 45 इंसिडेंट्स हुए हैं फोर्स इविक्शंस के, जिसमें से 20,000 लोगों को जहां पे वो रहते थे वहां से निकाल के बाहर फेंक दिया गया। इनफैक्ट पिछले 3 सालों में 5 लाख लोगों को सिटी ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट्स के नाम पे उनकी जगहों से उखाड़ के बाहर फेंक दिया गया। तो मान लीजिए किसी लैंड पे कंस्ट्रक्शन करना है, तो उस लैंड पे रहने वाले जितने भी झुग्गी झोपड़ियां हैं उनको उखाड़ दिया जाएगा और वहां से उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। और ये सब चीजें हो कब रही हैं? ये सब चीजें एक ऐसे समय पे हो रही हैं जिस समय पे पैंडेमिक फैला हुआ है। ऑलरेडी हम देख चुके हैं, हजारों लाखों लोगों को पैदल चल के वो अपने घर की तरफ जा रहे थे, रास्ते पे मर गए। कम से कम ये सब होने के बाद तो आप इन इंक्रोचमेंट करने वाले लोगों को मत हटाइए। माना कि वो इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, माना कि वो उनकी जगह नहीं है, बट उनको हटाने से पहले एक रीलोकेशन देख लीजिए, उनकी बातों को सुन लीजिए। बिना उनकी बातों को सुना आप एकदम से उखाड़ के उनको उनकी जगह से बाहर फेंक दोगे तो वो बेचारे क्या करेंगे? बस ये सब बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। अगले आर्टिकल पे चलते हैं। पुश बैक। बोला ये जा रहा है कि भाई देखिए, रिसेंटली ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने 1000 चाइनीज सिटीजन्स के वीजा को रिवोक कर दिया। ज्यादातर स्टूडेंट्स थे, रिसर्चर्स थे। उन्होंने बोला हमारी नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है। ये चाइनीज सिटीजन्स के चाइनी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के साथ, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ लिंक्स हैं। ये लोग यूएस में आके इंडस्ट्रियल एस्पियोनाज करते हैं। कहीं ना कहीं ये जो बैन लगाया गया, ये इस बात पे भी लगाया गया है कि 29 मई को चाइना ने डेमोक्रेसी खत्म कर दी हांगकांग में। अभी ये सब चीजों को देखते हुए यहां पे ये बोला जा रहा है कि जो ये चाइनीज हैं, ये यूएसए में आके कोरोना वायरस की रिसर्च को चुराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इनके जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ की स्टूडेंट वीजा पॉलिसी का गलत प्रयोग करके जो एकेडमिक्स हैं, उन एकेडमिक्स की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को चुराने की कोशिश करते हैं। कुल मिला के बोला यह जा रहा है कि जितने भी चाइनीज हैं, जो भी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के साथ या चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एसोसिएटेड हैं, ये कहीं ना कहीं आके यूएस में एस्पियोनाज करते हैं। उसके बाद आप देखो, ग्रीन कार्ड, स्किल्ड वर्कर वीजा, ये तो वैसे भी बंद हो रखे हैं। स्टूडेंट वीजा ये भी अभी के लिए बंद हो रखे हैं। सब कुछ ऑनलाइन मोड में चला गया है। मुश्किल हो, ये केवल चाइनीज के लिए बंद नहीं हुए, ये इंडियंस के लिए भी बंद हो गए। अभी देखो आप यहां पे ये बोल रहा है ऑथर कि इस तरीके की चीजें जो आप कर रहे हो ना, इससे जो नॉर्मल चाइनीज सिटीजन्स हैं,
जिनका अपनी कंट्री में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ कोई लेना देना नहीं है, चाइना की मिलिट्री के साथ कोई लेना देना नहीं है, उनके जो लीगल राइट्स हैं आप उनको भी छीन रहे हो। ये चाइनीज स्टूडेंट्स जिनका अपनी कंट्री में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कोई लेना देना नहीं है, वो कल की डेट में रिसर्च करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो वो यूएस की इकोनॉमी को आगे बढ़ने में मदद करेंगे। अगर आप उनकी प्रोग्रेस को रोक रहे हो तो कहीं ना कहीं आप यूएस की प्रोग्रेस को रोक रहे हो। एक व्यू पॉइंट ये दिया गया। फिर कहीं ना कहीं ये बोला जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के दौरान जो यूएस की फॉरेन पॉलिसी हो रही है वो मॉस्को की तरफ थोड़ी फ्रेंडशिप वाली हो रही है और चाइना की तरफ बिल्कुल ही एंटी हो रही है। अभी बोला यह जा रहा है कि ट्रंप जी अगर इलेक्शंस हार जाते हैं, जो कि 95% चांस है कि वो हार ही जाएंगे, सब लोग बोल रहे हैं कि ट्रंप हारेंगे। अगर वो इलेक्शंस हारते हैं और जो बाइडेन ताकत में आते हैं तो ये बोला जा रहा है कि जो सिचुएशन है और जो ये यूएसए की जो फॉरेन पॉलिसी हैंडलिंग है ये थोड़ी चेंज होगी। यानी जितना ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप एंटी चाइना है उतना ज्यादा शायद जो बाइडेन एंटी चाइना नहीं होंगे और प्रो मॉस्को नहीं होंगे। अभी के लिए ट्रंप को यह बोला जा रहा है कि वो काफी हद तक प्रो मॉस्को हो रहे हैं और काफी हद तक एंटी चाइना हो रहे हैं, लेकिन जो बाइडेन अगर जीत के आते हैं तो इतना ज्यादा वो एंटी चाइना नहीं होंगे। लेकिन एट द सेम टाइम ऑथर ये भी बोल रहा है कि अगर चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग को लगता है कि जो बाइडेन ताकत में आ जाते हैं और वो पूरी तरीके से जी जिनपिंग का साथ देंगे और रिलेशनशिप अच्छी कर देंगे, दोस्ती आगे बढ़ा देंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं यूएस में जो पॉपुलर लहर है ना वो चाइना के अगेंस्ट है। चाइना रिस्पॉन्सिबल है कोरोना वायरस के पैंडेमिक को फैलाने के लिए, चाइना रिस्पॉन्सिबल है हांगकांग में डेमोक्रेसी को दबाने के लिए। तो जो बाइडेन से आप बहुत ज्यादा उम्मीद लगा के ना बैठे चाइना वाले कि जो बाइडेन जीत गए तो वो चाइना के बहुत ही ज्यादा दोस्त हो जाएंगे। कहीं ना कहीं चाइना के साथ रिलेशंस में थॉ आगे भी रहने वाले हैं, ये बोला जा रहा है। आगे चलते हैं। इस चीज को दोस्तों आज मैं अपने करंट अफेयर्स में भी डिस्कस करूंगा। यहाँ सिंपल बात यह है कि इंडिया और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर्स मिले। ऑब्वियस सी बात है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने इंडिया के सारे कंसर्न्स को चाइना को बता दिया होगा, क्लियर कट चाइना को बता दिया होगा कि इंडिया और चाइना के बीच में किसी भी तरीके की रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ सकती अगर बॉर्डर टेंशन सॉल्व नहीं होती है। इंडिया चाइना की बातचीत हुई, बातचीत के बाद दोनों देशों ने अपने अपने स्टेटमेंट्स इशू किए। चाइना की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है ना, उस स्टेटमेंट में कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ है कि स्टेटस को एंटे को रिवर्स किया जाएगा। हालांकि सीधे सीधे तो इंडियन स्टेटमेंट में भी ये नहीं लिखा है, बस डिसएंगेजमेंट की बातें लिख रखी हैं। लेकिन जो भी बातें लिख रखी हैं, जो भी प्रोटोकॉल्स लिख रखे हैं, जो भी एक दूसरे को बातों को मानना लिख रखा है, ये सब तो इंडिया चाइना पहले ही कर चुके हैं और पहले करने के बाद उसको तोड़ भी चुके हैं। तो 1993 का जो बॉर्डर एग्रीमेंट है ये तो पहले ही साइन किया गया था, कई बार इसको अपहोल्ड करने की बात की गई, लेकिन गलवान वैली क्लैश के दौरान इसको तोड़ दिया गया। तो जो चीजें पहले ही हो चुकी हैं उन चीजों को बस रिपीट कर दिया गया है इस लेटेस्ट टॉक में इंडिया चाइना के बीच में। कुछ कॉन्क्रीट नहीं बोला गया कि हाँ भाई एलएसी में इतना डिसएंगेजमेंट होगा, इस हद तक होगा। क्विक डिसएंगेजमेंट जरूर लिखा है, बट किस लिमिट तक होगा, स्टेटस को एंटे को लेके आया जाएगा कि नहीं आया जाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और आप देखो कभी भी जो चाइनीज एग्रेशन है एलएसी पे वो चालू है। हजारों की तादाद में चाइना के सोल्जर्स अभी भी एलएसी पे खड़े हैं और हमारे भी मैचिंग सोल्जर्स हमारी साइड पे खड़े हुए हैं। अभी क्या होने वाला है ये तो देखिए समय ही बताएगा। तो काम भर के आर्टिकल्स मैंने आज आपके साथ डिस्कस कर लिए। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया हो। नीचे कमेंट बॉक्स में अपने व्यू पॉइंट जरूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।